हमारे देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं और इन 70 वर्षों के दौरान हमारे देश ने कई बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। आपकी जिंदगी में भी बहुत बदलाव आए होंगे। बस और ट्रेन जैसे पारंपरिक साधनों के साथ साथ लोग अब मेट्रो और मोनोरेल जैसे आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंडलाइन की जगह मोबाइल फोन्स ने ले ली है। हम लोग अब पोस्ट ऑफिस से चिट्ठियां भेजने की बजाय ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं। रेडियो और दूरदर्शन के साथ साथ अब तमाम प्राइवेट टीवी चैनल्स लोगों को बेहतर विकल्प दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी हर रोज नए नए बदलाव ले रही है। इन सारे बदलावों को लागू करने में हमारी सरकारों की बड़ी भूमिका रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर 5 वर्ष में भारत के लोग चुनाव के जरिए सरकार चुनते हैं और यही सरकारें सत्ता में आने के बाद देश को आधुनिक बनाने की दिशा में काम करती है और उसके लिए नए नए बदलाव लाए जाते हैं हमारे सिस्टम में। देश में लगभग 70 वर्षों में लगभग हर चीज बदल चुकी है। लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। लोगों की जिंदगी पहले से ज्यादा आधुनिक हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश के नेताओं में कितना बदलाव आया है, या नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने के तरीकों में क्या बदलाव आया है? हमारे नेता आज भी 70 साल पुराने तरीके से रैलियां करके आम लोगों को लुभाने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि चुनावी रैलियां लोकतंत्र का सबसे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को तत्काल प्रभाव से बदलने की जरूरत है। भारत में चुनावी कैंपेन को आधुनिक बनाए जाने की अब बेहद जरूरत है और इस बदलाव के लिए हम दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमने आपको 6 अक्टूबर को डीएनए में अमेरिका की पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के बारे में बताया था और आज अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट का विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। हमने आपको बताया था कि कैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले 3 बार प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का आयोजन किया जाता है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के बीच बहस होती है और इस बहस का सीधा प्रसारण एक साथ अमेरिका के अलग अलग न्यूज चैनल्स पर किया जाता है। भारत में जहां आज भी नेता चुनावी रैलियों के दौरान सिर्फ अपनी बात कहकर चले जाते हैं, वहीं अमेरिका में ऐसा नहीं होता। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान सवाल पूछने की जिम्मेदारी इस बार जनता की थी। आप इसे अमेरिकी जनता के लिए प्रेसिडेंशियल डिबेट का रिजर्व सेशन भी कह सकते हैं। इस डिबेट को टाउन हॉल मीटिंग की तरह आयोजित किया गया। टाउन हॉल मीटिंग ऐसी मीटिंग को कहा जाता है जिसमें आम लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं। दूसरे प्रेसिडेंशियल डिबेट को मॉडरेट कर रहे न्यूज एंकर्स ने सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे सवालों को भी इसमें शामिल किया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के जिस हॉल में यह डिबेट हुई, वहां मौजूद लोगों ने भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सवाल पूछे। और आपको यह भी बता दें कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों से जनता जो सवाल पूछती है, उसकी जानकारी सिर्फ डिबेट का संचालन करने वाले मॉडरेटर्स को ही होती है। यानी अमेरिका में डिबेट के दौरान मैच फिक्सिंग की गुंजाइश ना के बराबर होती है। यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि जनता उनसे अगला सवाल क्या पूछने वाली है। कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान भी हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे पर निजी हमले किए। हिलरी क्लिंटन ने डोनाल्ड ट्रंप पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक टेप लीक हुआ था, आपने शायद अखबारों में पढ़ा होगा। इस टेप में ट्रंप महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे थे। इन आरोपों के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन के पति और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर गंभीर आरोप लगाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बिल क्लिंटन ने कई महिलाओं का यौन शोषण किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हिलरी क्लिंटन ने खुद बलात्कार के एक आरोपी का केस लड़ा था, जिस पर 12 साल की एक लड़की का यौन शोषण करने का आरोप था। दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट के स्तर को लेकर अमेरिका में एक बहस छिड़ गई है। अमेरिका के कई न्यूज चैनल्स और अखबार इसे अमेरिकी इतिहास की अगलीस्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट, यानी सबसे भद्दी और सबसे निचले दर्जे की बहस बता रहे हैं। हालांकि इस बार के डिबेट के दौरान रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन के मुकाबले थोड़े ज्यादा मजबूत नजर आए, थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी और सत्ता में आने पर ISIS के खात्मे का ऐलान भी किया। यहां तक कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने पर हिलरी क्लिंटन को जेल में डालने की धमकी भी दे दी। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप से आगे रहने वाली हिलरी क्लिंटन इस डिबेट में पिछड़ती हुई नजर आई और ये डिबेट देखने के बाद ऐसा लगा कि जो टेप
डोनाल्ड ट्रंप का लीक हुआ था कुछ दिन पहले, उस टेप का कोई फायदा हिलरी क्लिंटन नहीं उठा पाई। कई लोग कह रहे हैं कि हिलरी ने इस डिबेट को जीतने का गोल्डन चांस खो दिया। हमने भारतीय दर्शकों के लिए अमेरिका की राजनीति के सबसे बड़े मुकाबले का एक विश्लेषण तैयार किया है। दुनिया की मौजूदा सुपर पावर यानी अमेरिका की कमान किसके हाथों में होगी, यह हर भारतीय को जानना चाहिए। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि भारत अमेरिका से चुनावी प्रक्रिया बदलने के तरीके तो सीख सकता है, लेकिन चुनावों को लेकर अमेरिका भारत से भी काफी कुछ सीख रहा है। जैसे भारत में चुनावों से पहले अक्सर बड़े बड़े स्कैंडल्स का जिक्र होने लगता है। नेता एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, एक दूसरे की सीडीज लीक होने लगती हैं, पुराने रंगभेदी बयानों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाता है और उन्हें जारी किया जाता है। और ठीक ऐसा ही अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनावों के दौरान हो रहा है, जैसा हमारे देश में आप देखते रहे हैं। हमें पता है कि आप अमेरिका के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, लेकिन हमारा यह विश्लेषण देखकर आप ये जरूर समझ जाएंगे कि नेता चाहे खादी के कपड़े पहने या फिर सूट बूट पहने, वो करते तो राजनीति ही है। We received a lot of questions online, Mr. Trump, about the tape that was released on Friday. As you can imagine, you bragged that you have sexually assaulted women. Do you understand that? No, I didn't say that at all. I don't think you understood what was said. This was locker room talk. I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people. Certainly, I'm not proud of it. Are you saying that what you said on that bus 11 years ago, that you did not actually kiss women without consent or grope women without consent? I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. So for the record, you're saying you never did that? I said things that, frankly, you hear these things are said. And I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women. Have you ever done those things? Women have respect for me. And I will tell you, no, I have not. What we all saw and heard on Friday was Donald talking about women, what he thinks about women, what he does to women. And he has said that the video doesn't represent who he is. But I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is. Because we've seen this throughout the campaign. We have seen him insult women. We've seen him rate women on their appearance, ranking them from 1 to 10. We've seen him embarrass women on TV and on Twitter. But it's not only women, and it's not only this video that raises questions about his fitness to be our president, because he has also targeted immigrants, African Americans, Latinos, people with disabilities, POWs, Muslims, and so many others. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it. But that was something that happened. If you look at Bill Clinton, far worse, minor words, and his was action. His was what he's done to women. There's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. So you can say any way you want to say it, but Bill Clinton was abusive to women. I think the one that you should really be apologizing for, and the thing that you should be apologizing for, are the 33,000 emails that you deleted and that you acid washed. And then the 2 boxes of emails and other things last week that were taken from an office and are now missing. And I'll tell you what, if I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. And we're going to have a special prosecutor. अमेरिका में टेलीविजन पर प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का स्तर इस बार इतना नीचे गिर गया कि अमेरिका के कई पेरेंट्स यानी माता पिता की ये मांग रही है कि इन डिबेट्स को MA यानी मैच्योर ऑडियंस रेटिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर इस तरह की बहस को सुनेंगे तो उन पर बुरा असर पड़ेगा। ऐसी डिबेट्स सिर्फ वयस्कों के लिए होनी चाहिए, फॉर एडल्ट्स ओनली ही होनी चाहिए। अमेरिका में राजनीति का स्तर भले ही नीचे गिर रहा हो, लेकिन
नेताओं से सीधे सवाल करने की जो लोकतांत्रिक ताकत अमेरिका के लोगों को हासिल है, उसकी कमी भारत में साफ देखी जा सकती है। भारत में आज भी नेता चुनावी रैली करने के लिए सबसे पहले एक बड़ा सा मैदान ढूंढते हैं, फिर इन मैदानों में लोगों के बैठने की अस्थायी व्यवस्था की जाती है। एक बड़ा सा ऊंचा सा मंच बनाया जाता है। इन रैलियों में जनता स्वेच्छा से नहीं आती, अपनी मर्जी से नहीं आती। लोगों को मनाकर, बहला फुसलाकर या फिर पैसा देकर भीड़ बढ़ाने के लिए लाया जाता है, क्योंकि उन पार्टियों के जो छोटे नेता होते हैं राज्य स्तर के, उनका भविष्य भीड़ पर आधारित होता है। उन्हें अपने बड़े नेता को बताना होता है कि वो कितनी भीड़ उनकी रैली में ला सकते हैं। बेचारी जनता धूप में खड़ी रहती है और नेता मंच पर खड़े होकर भाषण देते रहते हैं। पार्टी के चुनाव चिन्ह वाले झंडे पूरे मैदान में लगा दिए जाते हैं। लोगों को चुनावी स्लोगन वाली टोपियां पहनने के लिए दे दी जाती हैं और जय जयकार के नारे लगवाए जाते हैं। ये रैलियां अक्सर 2 से 3 घंटे तक चलती हैं और कई बार 5 से 6 घंटे तक भी हो सकते हैं अगर नेता देर से पहुंचे तो। इस दौरान पूरा शहर लगभग जैम हो जाता है। रैली में बड़े नेताओं के आने पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया जाता है। इन रैलियों में आए ज्यादातर लोग धूप में खड़े रहते हैं। कई लोग भूख और प्यास से बेहोश भी हो जाते हैं, लेकिन नेताओं का भाषण रुकता नहीं, चलता रहता है। हमें लगता है कि ये चुनावी रैलियों की प्राचीन व्यवस्था है। इसमें से कुछ भी आधुनिक नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है। यह तरीका चुनावी रैलियों का सबसे पुराना वर्जन है और अब देश के लोग इस आदत को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जब यह तरीका बदला नहीं जाएगा, भारत के लोग तब तक अपने उम्मीदवारों से सीधा संवाद नहीं कर पाएंगे। इन रैलियों के बावजूद पार्टी के बड़े नेताओं की यह फरमाइश होती है कि उनकी इन रैलियों का लाइव टेलीकास्ट न्यूज चैनल्स पर दिखाया जाए और बहुत सारे न्यूज चैनल्स बड़े नेताओं की रैलियों को टेलीविजन पर लाइव दिखाते भी हैं, यानी असल में ये एक टेलीविजन इवेंट बनकर रह जाते हैं। अब हमारा सवाल यही है कि जब वो भाषण आखिरकार टेलीविजन पर ही आना है तो फिर रैली करने की क्या जरूरत है। टेलीविजन पर ये नेता ऐसे भी अपना भाषण दे सकते हैं, टेलीविजन पर अपना वक्त समय बुक कर सकते हैं और अपने मन की बात टेलीविजन पर कह सकते हैं। लेकिन व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जहां लोग इन नेताओं से भी सवाल कर सकें। भारत में जिस तरह नेता चुनावी रैलियां करते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि यहां आम लोगों का काम सिर्फ चुनावों में वोट डालना भर रह गया है। इन रैलियों में अव्यवस्था का आलम यह होता है कि रैलियों में अक्सर भगदड़ मच जाती है और लोग मारे जाते हैं। लोग भूख प्यास से बेहाल होते हैं, बेहोश होते हैं। ऐसी एक घटना कल मायावती की रैली के दौरान भी हुई। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मैदान में एक चुनावी रैली की थी। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश भर से करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। रैली में मायावती के भाषण के दौरान ही लोगों के बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत भी हो गई, जबकि 22 लोग घायल हुए। रैली के दौरान कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। इसी तरह 6 अक्टूबर को आपको याद होगा, दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान दिल्ली के कई रास्ते जाम हो गए थे। वैसे राहुल की इस रैली की खास बात यह भी रही कि इससे सिर्फ दिल्ली की जनता परेशान नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस रैली में आपस में भिड़ गए थे। राहुल गांधी की किसान यात्रा के दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के समर्थक आपस में भिड़ गए थे। किसान यात्रा के दौरान ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच लाठी और डंडे चलने लगे और अशोक तंवर के सर पर चोट लग गई थी। इन दोनों रैलियों का जिक्र मैंने आपको यह समझाने के लिए किया कि आखिर रैलियों का मकसद क्या होता है और असल में रैलियों में होता क्या है। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि भारत में चुनावी रैलियां सिर्फ एक दिखावा और एक स्टंट बनकर रह गई हैं। इन रैलियों में आम लोगों से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। एक तरह से भारत में राजनीतिक रैलियों का जमाना अब चला गया है। एक वक्त था जब देश की जनता नेताओं के भाषण सुनने के लिए खुशी खुशी रैली स्थलों पर जाया करती थी। नेता अपने भाषणों में देश की दशा और दिशा तय किया करते थे। जय जवान जय किसान, गरीबी हटाओ, देश बचाओ जैसे ऐतिहासिक नारे राजनीतिक पार्टियों की रैलियों के दौरान ही देश को मिले थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, ऐसी रैलियां नहीं होती। इन रैलियों में अब जनता स्वेच्छा से नहीं जाती है। या तो लोगों को लालच देकर बुलाया जाता है या फिर स्थानीय कार्यकर्ता लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन रैलियों में ले जाते हैं। और कई बार तो लोग सिर्फ नेताओं के हेलीकॉप्टर देखने के लिए ही रैली स्थल पर पहुंच जाते हैं। आप याद कीजिए, आपने आखिरी बार कौन सी राजनीतिक रैली अपनी मर्जी से अटेंड की थी। हमें लगता है कि देश में चुनावी रैलियों का फैशन अब पुराना हो गया है। जनता इनसे परेशान होती है। तेजी से आगे बढ़ता भारत
रैलियों के इस आउटडेटेड फैशन को भी अब बदलना चाहता है और हमारे नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स बहुत मशहूर हैं। इन डिबेट्स को देखकर अमेरिका की जनता अपने भावी राष्ट्रपति की नीतियों को बेहतर ढंग से समझ पाती है। राजनेताओं और प्रधानमंत्री पद के दावेदारों के बीच डिबेट कराने की मांग भारत में भी की जाती रही है। हालांकि भारत में कई बार प्रधानमंत्री का चुनाव इलेक्शन के बाद किया जाता है। ऐसे में डिबेट के लिए नेता को चुनना पार्टियों के लिए राजनीतिक तौर पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि भारत में भी राजनीतिक पार्टियों के सबसे बड़े नेताओं को, सबसे बड़े चेहरों को ऐसी डिबेट्स में हिस्सा लेना चाहिए ताकि वो एक दूसरे से सवाल कर सकें, अपनी नीतियां बता सकें और अपने विचार रख सकें और जनता नेताओं के बीच तुलना करने के बाद अपना फैसला ले पाए। 6 अक्टूबर को हमने डीएनए में ये विचार आपके सामने रखा था और हमें लगता है कि अब इस विचार को भारतीय चुनावों के सॉफ्टवेयर अपडेट के तौर पर देखना चाहिए। भारत के नेताओं को रैलियों की संख्या घटाकर लोगों से सीधा संवाद करना चाहिए, उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। भारत में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कभी भी एक मंच पर एक दूसरे के सामने आकर बहस नहीं करते। टेलीविजन पर भी हमेशा सोलो इंटरव्यूज देते हैं और अपनी रैलियों में कभी किसी आरोप का सीधे सीधे जवाब भी नहीं देते। ये रैलियां और इंटरव्यू वन वे ट्रैफिक की तरह होती हैं, जिसमें किसी को भी उन्हें टोकने या उनसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता। जबकि अमेरिका के नेता बहुत स्पोर्टिव हो चुके हैं, वो एक मंच पर आकर हर तरह के सवालों का सामना करते हैं। अब भारतीय राजनीति में नेताओं को भी अपना वन वे ट्रैफिक बंद करना होगा और टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेना होगा। ये नेता चाहें तो अमेरिका की तर्ज पर अपने पसंद के एंकर्स चुन सकते हैं या फिर जनता ये तय कर सकती है कि किस न्यूज चैनल के कौन से एंकर्स इन नेताओं से सवाल करेंगे। नेताओं और जनता के बीच टाउन हॉल सेशंस हो सकते हैं। हमें लगता है कि इस संवाद का एक बेहतर और जीवंत तरीका होगा, क्योंकि रैलियों में लाखों की संख्या में लोगों को बुलाकर नेता अपना घोषणा पत्र तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये नहीं समझ सकते।